एवरीवन एंड वेलकम टू IFAS। जैसे कि आप सब जानते हो कि IIT जैम 2025 के रिजल्ट्स आउट हो गए हैं और काफ़ी जो बच्चे हैं उन्होंने शाइनी रैंक्स के साथ शाइनिंग मार्क्स के साथ IIT जैम का एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिया है। ऐसे ही कुछ एस्पिरेंट्स के स्टोरीज हम यहाँ सुन रहे हैं, कुछ उनसे सीख ले रहे हैं ताकि जो फ्यूचर में बच्चे पेपर देने वाले हैं 2026 को टारगेट कर रहे हैं उनको मदद मिल सके। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सारांश रजक। तो वेलकम सारांश टू IFAS। नमस्ते मैम। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि सारांश आप अपने बारे में अपनी स्टोरी बच्चों को बताएं थोड़ा कि आपने कैसे एजुकेशन आपका क्या है, कहाँ से आपने पढ़ाई की है, थोड़ा आप बैकग्राउंड अपना बच्चों को शेयर कीजिए यहाँ पे। मैंने पढ़ाई की है। अब मैंने अपनी बीएससी गवर्नमेंट कॉलेज बरही से की है, जो कटनी जिले में है, एमपी में। और मैंने पास आउट हुआ हूँ मैं 2022 में। ओके। अ, तो आपने ये ब्रेक IIT जैम की प्रिपरेशंस के लिए ही लिया था या आपने अभी 2000? मैं बीएड कर रहा था सर। अच्छा। मैं बीएड कर रहा था और साथ ही साथ अब प्रिपेयर भी कर रहा था। ओके ओके, तो मेरा आपने बीएड के दौरान ही मैं डिसाइड किया था फिर मैं। कि तुम्हें IIT जैम देना है। तो इस एग्ज़ाम जी के मैम। बारे में आपको कैसे पता चला, IIT जैम के एग्ज़ाम के बारे में, मतलब किस सोर्सेस से आपको पता चला? मैं मेरा एक फ्रेंड है, वो भी आईआईटी दिल्ली से एमएससी किया है, उसी से पता चला। ओके ओके। सो आपने क्या प्रिपरेशंस की, कैसे प्रिपरेशंस की, थोड़ा आप डिटेल में बताइए। हमारे जो एस्पिरेंट्स जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको हेल्प होगा इस चीज़ से। मैंने आईएफएस का कोर्स लिया था, उसी से किया है। और जो स्टडी मटेरियल मिलता है आईएफएस का, उसी से किया है। और उससे ज़्यादा नहीं। आप तो थोड़ा यहाँ पे शायद नेटवर्क इशू हुआ था तो आप बीच में पॉज हो गए थे, आप रिपीट कर सकते हैं? नेटवर्क में इशू अभी भी आ रहा है। नहीं, अभी क्लियर है, अभी आप बता सकते हैं। आपने अभी जो बोला ना वो एक्चुअली क्लियर नहीं आया। हाँ। मैं ये कह रहा था कि मैंने प्रिपरेशन आईएफएस का सब्सक्रिप्शन लेके किया था। पहले लाइव जुड़ा था, फिर रिकॉर्डेड ले लिया था। और स्टडी मटेरियल मैंने आईएफएस का ही फॉलो किया है, उसके अलावा कुछ और नहीं। ओके। और आप किस किस तरह से प्रिपेयर करते थे, मतलब खुद को क्या आपका रूटीन आपने बनाया था, कितने महीने आपने पढ़ाई की, वो सब भी थोड़ा ज़्यादा आप डिटेल में बताओगे तो बच्चों को भी अपनी पढ़ाई प्लान करने में ना थोड़ी आसानी हो जाएगी कि उन्हें कब स्टार्ट करना चाहिए पढ़ाई, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कैसे उन्होंने डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को टैकल करना चाहिए, ये सब आपने किस तरीके से अचीव किया? हम्म, मैंने स्टार्ट किया था 2023 में अपना प्रिपरेशन, लेकिन कंसिस्टेंस नहीं रह पाया। एक कंसिस्टेंसी है और एक था एडीएचडी। मैं एक जगह स्थिर नहीं बैठ पाता। वो भी एक प्रॉब्लम है मेरी। मैं 15-20 किलोमीटर तो यूं ही चल देता हूँ, कम रूम ही रूम में। ये बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ। इसका कंसिस्टेंसी कम रही तो मैंने 2023 में 3 महीने करीब प्रिपेयर किया है। उसी में आईएफएस क्लियर किया था, लेकिन मुझे मिला था, जोधपुर मिला था सर मैम। एमएससी एमटेक डुअल डिग्री मिली थी। IIT जोधपुर में? लेकिन जी, ओके ओके। लेकिन फिर हेल्थ इशू आने लगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था, ओबेसिटी भी हुई थी। तो हम्म। फिर मुझे लगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए। ओके पहले वेट कम करूं, फिर जाऊं। ओके। और वहाँ हॉस्टल में मैनेज करना भी मुश्किल रहेगा। इसलिए फिर मैंने एक साल का और ड्रॉप लिया। इस साल ड्रॉप लिया। पिछली बार बीएड चल रहा था साथ ही साथ, इस साल ड्रॉप अच्छा। लिया फिर। ओके। नहीं, पर लेकिन हेल्थ वही प्रायोरिटी है। कंसिस्टेंस। हेल्थ अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली आप तभी जाके IITs में अच्छे से वहाँ पे भी आप मेहनत कर पाओगे। सो कोई जी दिक्कत मैम। नहीं है, ड्रॉप से ना। 9 kg वेट रिड्यूस भी किया था फिर मैंने। क्या बोला आपने? 9 किलो वेट रिड्यूस किया था। ओके ओके। सो अभी आप फिट हो, हेल्थी हो? नो, अभी फिट तो उतना नहीं हूँ, लेकिन अभी 2 महीने में फिर वजन बढ़ा है। और डाइट भी थोड़ा प्रिपरेशन के दौरान हुई थी, लेकिन ओके, अगस्त तक सब सही हो जाएगा। और अब आप किस IIT को एम कर रहे हो, मतलब अब आप कहाँ, क्या एम है अभी? IIT जैम क्लियर करने के बाद आपने क्या सोच के रखा है, अब क्या करने वाले हो?
मैंने सोचा है, मैं अगर जॉब में होगा तो एजुकेशन में जाऊंगा, टीचिंग में जाऊंगा मेरा मतलब। लेकिन ओके। अगर रिसर्च में भी हो सकता है मान, लेकिन अगर अगर वहां भी ऐसा रहा, कंसिस्टेंसी कम रही, तो फिर एजुकेशन में देखेंगे, टीचिंग में। अच्छा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे को 2020 में डिप्रेशन भी हुआ था मैम। ओके। उसके बाद से फिर 2023 में खत्म हुआ। मेडिसिन भी काम नहीं कर रही थी, मेडिसिन। ओके। और जिसको होता है उसी को पता चलता है मैम, आई क्या अंडरस्टैंड। होता है। हम्म। उसका कारण था कि कारण कुछ नहीं था, बस हार्मोन के कारण इम्बैलेंस। ही होगा वो, हम्म। इनबैलेंस हो गए। तो उसी दौरान मैंने बीएससी था, तो बीएससी में कुछ ज्यादा खास पढ़ाई भी नहीं कर पाया। ओके। बीएससी में एमपी की यूनिवर्सिटी में आमतौर पे एक सीरीज चलती, 20 क्वेश्चन। हम्म। उस मैंने उसी को पढ़ के से पासिंग मार्क अचीव कर लिया, इतना तो कर लिया था कि पासिंग मार्क आ सके। और लेकिन पहले मेरे को कुछ कुछ पता ही नहीं चला था कि क्या करना है भविष्य में। डिसाइड भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि डिप्रेशन है, इंटरेस्ट भी किसी चीज में नहीं लगा, तो डिप्रेशन के कारण कैसे इंटरेस्ट पता चले। तो फिर किसी तरह पास तो कर लिया बीएससी, लेकिन फिर भी पता नहीं था कि आगे क्या करना है। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, कि हाँ इंटरेस्ट है। आप समझ में आया कि मुझे टीचिंग में या रिसर्च में, दो चीज में से एक में जाना है। अगर डिप्रेशन दोबारा नहीं आया तो रिसर्च में कोशिश करूंगा, या तो टीचिंग में ही सही। इससे तो मैं ये अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि आप बहुत अच्छे फाइटर हो, बहुत बड़े फाइटर हो, क्योंकि इतनी डिफिकल्टीज आई है आपकी हेल्थ को रिलेटेड इशू, इतने इश्यूज रहने के बाद भी आपने तैयारी नहीं छोड़ी, आप लगे रहे, डटे रहे, और फाइनली आपने वो एग्ज़ाम अच्छे रैंक से क्लियर कर लिया। एंड आई एम श्योर इस रैंक पे आपको एक अच्छा आईआईटी मिल जाएगा। जैसे आप बोल रहे हो कि इंटीग्रेटेड पीएचडी भी आप यहाँ पे कर सकते हो, या आप मास्टर्स भी यहाँ पे कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। तो आपने कुछ शॉर्ट लिस्ट किया है कौन कौन से आईआईटीज को आप टारगेट करने वाले हो? हैदराबाद, गुवाहाटी, रुड़की, इन तीनों में से कोई डिसाइड तो करना मुश्किल है, लेकिन इन्हीं तीनों में से कुछ तो आपको, रैंक के अकॉर्डिंग। हाँ, हाँ, मिल जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस रैंक पे आपको ये तीनों में से कोई डेफिनेटली मिल जाएगा। और जिस तरह से आपने फाइट किया है, इट्स ट्रूली इंस्पायरिंग। जो बच्चे बोलते हैं कि हम थोड़ा सा स्ट्रेस आता है तो हमसे पढ़ाई नहीं होती है, या थोड़ा सा छोटी छोटी बातों पे वो लोग स्ट्रेस लेते हैं, तो आपसे सीखने वाली बात यह है कि आपने इतने हेल्थ इश्यूज रहने के बाद भी कंसिस्टेंटली, आप जो बोल रहे हो आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आई थिंक आप बहुत कंसिस्टेंट हो, क्योंकि आप 3 साल से लगे रहे, 2022 से आपने बिल्कुल भी छोड़ा नहीं है। आप कंटिन्यूसली आपके हेल्थ इश्यूज़ के साथ साथ आपने मेहनत भी उतनी ही की है। सो आप ये मत कहिए कि आप कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि आप कंसिस्टेंट थे तभी ही आप क्लियर कर पाए, वरना लोग एक अटेम्प्ट में छोड़ देते हैं, अपनी हेल्थ नहीं ठीक लग रही है वो छोड़ देते हैं। काफ़ी लोगों को मैंने ड्रॉप आउट करते हुए देखा है, बट आपके इतने मेजर इशू रहने के बाद भी आपने बिल्कुल नहीं छोड़ा है, तो यू आर एन इंस्पिरेशन टू एवरीबडी जो ये सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझसे नहीं हो रहा तो मैं छोड़ देता हूँ। काफ़ी लोग टॉपिक डिफिकल्ट लगता है या एग्जाम डिफिकल्ट होगा ये सोच के एग्जाम भी अटेम्प्ट नहीं करते हैं। सो उन लोगों के लिए आप एक बड़ा इंस्पिरेशन, तो यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट। ठीक है, सो आपको, और मैं नहीं चाहती हूँ आपको कोई डिप्रेशन बिल्कुल नहीं आएगा। आप अच्छे से अब करिए, अपने करियर पे फोकस कीजिए, डेफिनेटली आप मास्टर्स कीजिए या आप पीएचडी कीजिए, जहाँ भी जाएंगे आई एम श्योर जो आपका डेडिकेशन है आप डेफिनेटली वहाँ पे शाइन करेंगे। और आप बच्चों को क्या यहाँ पे सलाह देना चाहेंगे, जो बच्चे आपको इस वक्त सुन रहे हैं उनसे आप क्या यहाँ पे सलाह देना चाहेंगे कि वो कैसे तैयारी करें, या जैसे आपको कुछ इश्यूज से आपने उनको ओवरकम करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की, कैसे आपने ओवरकम किया, तो जो बच्चा आपकी तरह किसी डिफ़िकल्टी से गुजर रहा हो पर उसकी भी एस्पिरेशन हो कि नहीं मुझे आईआईटी एग्जाम क्लियर करना है, तो वो उसको आप कैसे गाइड करना चाहेंगे? बस लगे रहो, यही है, कंसिस्टेंट रहो। और डेफिनेटली कंसिस्टेंसी इज़ द की, और वो आपने बहुत अच्छे से करके बताया। आई एम श्योर ये पॉडकास्ट देखने के बाद बच्चों को भी लगेगा, जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं नहीं करना चाहिए, यू आर एन एग्जाम्पल कि गिव अप तो कभी भी नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, डेफिनेटली हो जाएगा। और स्टडीज़ से रिलेटेड अगर आप उनको कुछ बताना चाहें, जैसे कि आपने बोला कि आपने टेस्ट सीरीज़ वगैरह सॉल्व किए, तो किस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज करते थे, क्या ट्रिक्स अगर कुछ आप यूज़ करते थे कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कुछ भी टिप्स जो आपने अलग निकाली हो, जब आप पढ़ रहे हो आपको पता चले कि अच्छा मैं ये करता हूँ तो ज़्यादा
इजीली मैं कर पाता हूँ, मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, तो वो कुछ छोटी छोटी बातें जो आपने नोटिस की हो। टेस्ट सीरीज में तो मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता रहा, लेकिन एग्जाम के टाइम पे रिलैक्स होना है, मेन ये है। 2023 में और सॉरी 2024 और 25 में, दोनों में मैंने कोई खास ज्यादा मेहनत नहीं की है। मतलब 2024 में मैंने बहुत वो मिस्टेक की थी, सिली मिस्टेक बहुत की थी एग्जाम में, लेकिन 25 में कम की थी। रिलैक्स होके पेपर देना है, ये है। कुछ भी होगा, कुछ रिलैक्स होना है बस। इस बार ये बहुत कम, इस बार एक ही क्वेश्चन से रॉन्ग हुआ है मेरा। जो अटेम्प्ट किए हैं वो सही रहा, सिर्फ एक को छोड़ के। पिछली बार 4-5 हो गए थे। हाँ, तो ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं कि बच्चे कई बार ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं कि हाँ हमने पढ़ाई है, क्वेश्चंस प्रॉपरली नहीं पढ़ते हैं, सॉल्यूशंस के टाइम पे क्रॉस चेक नहीं करते हैं, वैल्यूज़ को प्रॉपरली नहीं डालते, और जो सिली मिस्टेक्स है वो वहाँ कर बैठते हैं। डेफिनेटली सिली मिस्टेक्स से यहाँ पे सीखना है और अच्छे से सॉल्व करना है। मिस्टेक्स यहाँ पे रिपीट नहीं करनी है। जैसे आपने अपनी मिस्टेक से सीखा, तो जी। बच्चे भी मॉक टेस्ट वगैरह के दौरान ही वो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जो जो गलतियाँ हो रही है उनको वहीं पे सुधार लो, ताकि फाइनल एग्जाम में आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। और साथ ही साथ जो आपने बताया, सारांश ने बताया कि बिल्कुल भी फ्री माइंड से जाना है, बिल्कुल भी रिलैक्स होके जाना है, किसी भी तरीके के स्ट्रेस में नहीं जाना है, तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे यहाँ पे। सो थैंक यू सारांश वेरी मच वंस अगेन, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। आई विश आपको जो IITs थैंक आप यू। एम कर रहे हो वो IITs मिल जाए, और मैं फिर से आपसे बात करूँ जब आपका CSIR नेट वगैरह एग्जाम भी क्लियर कर लो आप, और फिर से मैं आपसे इंटरव्यू लूँ और आपकी सक्सेस स्टोरी फिर से हम डिस्कस करें। So thank you very much for joining with us. Have a great future ahead. थैंक यू। Thank you.